तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए, जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं क्लास 10th का, तो उनके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी से। दोस्तों, इससे बाहर कहीं से भी नहीं आएगा। मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। चलो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य जो है कौन सी विद्या है? तो ये कौन सी विद्या है, जल्दी बताइए। तो क्या है? ये निबंध है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू। दूसरा नंबर देखते हैं। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? तो भाव क्या है? ये भाव इसमें बताया गया है जाति प्रथा की व्यर्थता के बारे में। तो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरे नंबर पे देखते हैं, बुद्धा एंड हिज रमा। बुद्ध एंड हिज रमा के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, जल्दी बताइए। भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। उत्तर हो जाएगा ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? किसकी, कैसे समाज की आवश्यकता है? ये तो ये सभ्य समाज की आवश्यकता है। ठीक है, चौथा का आंसर हो जाएगा यानी कि क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क। पांचवा देखिए, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? तो आदर्श समाज में मतलब कि वैसा समाज जिसमें समता हो, बंधुत्व हो, स्वतंत्रता हो, यानी कि हो जाएगा इनमें से सभी। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा घ। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, भीमराव अम्बेडकर। तो कौन है? भीमराव अम्बेडकर। उत्तर हो जाएगा घ। चलिए इसी तरह से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना वो कराएंगे आपको। ठीक है, अब सातवां नंबर देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबॉम्ब, दूध पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। क्या होना चाहिए? श्रम विभाजन। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। क्या नाम है? लोकतंत्र। ठीक है, जिसमें लोग आपस में मिलजुल के एक साथ रहते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण है भारत में। चलिए तो दूसरे नंबर चैप्टर में बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर चैप्टर देखिए आप। दूसरा नंबर चैप्टर आपका है बीस का दांत। क्या है? बीस का दांत। लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखेंगे नाम। बीस के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसके प्रमुख पात्र जो है वो है खोखा। कौन है? खोखा है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। उत्तर हो जाएगा ख। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। गिरधारी कौन था? गिरधारी कौन था? तो गिरधारी के बारे में याद है, फैक्ट्री का किरानी था। सेन साहब के फैक्ट्री का क्या था? किरानी था। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो अक्सर कौन जीतता है? महल वाले जीतते हैं। ठीक है, ये बताया गया है सेन साहब वाले चैप्टर में। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा जो लिखा गया 20 के दांत चैप्टर उसमें। पांचवा नंबर है, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत कैसी कहानी है? एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो ये मध्यम वर्ग की मानसिकता, सॉरी निम्न मध्यम वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। किसके? निम्न मध्यम वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो पिटाई यानी कि मार खाना मामूली बात था। ठीक है, 20 के दांत कहानी के रचनाकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। कौन हो जाएंगे? नलिन बिलोचन शर्मा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 के दांत कौन सी विद्या है? 20 के दांत कौन सी विद्या है? जल्दी बताइए कमेंट करके। कहानी है, निबंध है, ललित निबंध है? तो क्या आ जाएगा? कहानी है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। अगला तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर चैप्टर आप देख सकते हैं। तीसरा नंबर चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। किसका लिखा हुआ है? मैक्स मुलर का। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे पाठ्य गद्य की कौन सी विद्या है? जल्दी बताइए, ये कैसा विद्या है? ये निबंध है। कौन सी विद्या है? निबंध है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? ठीक है, प्रणाली प्रचलित थी। तो ये कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? स्थानीय शासन। कौन सी प्रणाली था? स्थानीय शासन की प्रणाली। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो सच्चा भारत कहाँ बसता है? मैक्स मुलर ने बताया है कि सच्चा भारत गांव में बसते हैं। कहाँ बसते हैं? गांव में, खेत खलियान में नहीं, गांव में। ठीक है, गांव में ही तो खेत खलियान होता है। चलो चौथा देख लो, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? जल्दी बताइए, कहाँ बसती है? गाँव में। ठीक है, पांचवा नंबर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? नागरी लिपि, सॉरी नागरी लिपि बोल रहा हूँ। किसका? भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। उत्तर हो जाएगा घ। क्या हो जाएगा? घ। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। ठीक है, जर्मनी के रहने वाले थे। उत्तर हो जाएगा
ख। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पारसियों का धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का नाम जो है वो क्या है? वो है जरथुस्त्र। क्या नाम है उनके धर्म का? जरथुस्त्र। क्या नाम है? जरथुस्त्र। ठीक है, ये हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा घ। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था? तो किस पुस्तक का किया था, जल्दी बताइए? मेघदूत का। कौन सा पुस्तक था? कालिदास का कौन सा पुस्तक था? मेघदूत, जिसका मैक्स मुलर ने जर्मन में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो विवेकानंद ने। किसे कहा? किसने कहा? विवेकानंद ने। मैक्स मुलर को किसने, सॉरी, मैक्स मुलर ने किसको कहा? तो विवेकानंद को कहा। किसको कहा? विवेकानंद को। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, मैक्स मुलर ने किसको कहा? ठीक है, तो विवेकानंद ने, विवेकानंद को। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 10वां नंबर नहीं, अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। तो चलिए, ये अगला चैप्टर है, चौथा नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला क्वेश्चन देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य कौन सी विधा है? तो ये कौन सी विधा है, जल्दी बताइए? ललित निबंध। कौन सा निबंध है? ललित निबंध। ठीक है, चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का स्वधर्म क्या है? तो स्वधर्म क्या है? उसका धर्म है कि स्वयं पर उसका संयम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वयं पर संयम होना चाहिए, और दूसरे का मनोभाव का समान आदर करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य है, उत्तर हो जाएगा गौ। क्या हो जाएगा? गौ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस निबंध के रचयिता है? तो ये किस निबंध के रचयिता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा गौ। क्या हो जाएगा? गौ। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव है? तो अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय। कैसा जीव होता है? दयनीय। ठीक है, 5वां है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र। क्या बना हुआ था? इंद्र का वज्र। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कूटज किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो उनकी छोटी बेटी ने पूछा था। क्या पूछा था? बेटी ने। उत्तर हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? उत्तर ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए सर, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? मूर्ख लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ख है। तो दूसरे के इशारे पर भटके उसे क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्त, लेखक ने किसे निर्लज अपराधी कहा है? ठीक है, तो ये निर्लज अपराधी किसके लिए उपयोग किया गया है? नाखून के लिए। किसके लिए? नाखून के लिए। तो आंसर हो जाएगा नाखून को, और उत्तर यहाँ पे ग हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं। 5वां नंबर चैप्टर, 5वां पाठ आ चुके हैं। तो 5वां पाठ कौन सा है? देवनागरी लिपि। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी, इसको छोटा कर देते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये कौन सी विधा है? निबंध है। कैसी विधा है? निबंध है। ठीक है, दूसरा देखिए, नागरी लिपि का टाइप कब बना? तो नागरी लिपि का जो टाइप है वो लगभग दूसरी सदी से पहले बना हुआ था। कब बना हुआ था? लगभग दूसरी सदी से पहले। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ख। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्त, आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? आरंभिक जो हिंदी था उसका साहित्य कब से मिलने लग जाता है? तो ये लगभग जो है 8वीं और 9वीं सदी से इसका साहित्य जो है मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। कैसी लिपि है? देवनागरी। ठीक है, चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? एक सेकेंड, हाँ चलिए, तो इसके जो आरंभिक लेख है वो कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं दक्षिण भारत से। कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिए अगर आप जान पा रहे हैं इसको। तो बादशाह ने राम सीता, किस बादशाह ने, बात हो रहा है किस बादशाह की? तो राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। तो कौन था ये? चलिए ये थे अकबर। कौन था? अकबर था। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कलिंग लिपि किस, क्या पूछ रहा है? कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? तो कलिंग किसकी लिपि थी? ये थी उड़ीसा की। किसकी थी? उड़ीसा की। ठीक है, ये कलिंग कहाँ था? उड़ीसा में ही तो था। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? जल्दी कमेंट करके बताइए। किसकी है? शरापाद की। ठीक है, आंसर हो जाएगा शरापाद। उत्तर ठीक है, यानी कि घ। चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं। तो छठा नंबर चैप्टर है आपका बहादुर। क्या है? बहादुर। ठीक है, बहादुर के लेखक कौन है? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए अमरकांत। कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन अमरकांत। कौन हो जाएंगे? अमरकांत। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए,
अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1925 में। कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1925 में। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मतलब कि जो पुरस्कार दिया गया था किस कहानी के लिए दिया गया था? तो कहानी का नाम क्या था? डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है, याद रखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, बहादुर कौन था? पड़ोसी का बेटा, लेखक का बेटा, 12-13 साल की उम्र का नेपाली लड़का, इनमें से कोई नहीं। कौन था? नेपाली लड़का था। ठीक है, 12-13 की उम्र का क्या था? एक नेपाली लड़का था। पांचवा, निर्मला कौन थी? लेखक का रिश्तेदार, लेखक की पत्नी, लेखक की बेटी। कौन थी? लेखक की पत्नी। ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहादुर घर छोड़कर क्यों भाग गया? बहादुर घर छोड़कर क्यों भाग गया था? क्योंकि उसके ऊपर ना चोरी का आरोप लगा था, इसलिए वो क्या किया? लेखक का घर छोड़ करके भाग गया। ठीक है। बहादुर का स्वभाव कैसा था? तो बहादुर जो था वो कर्मठ और ईमानदार था। ठीक है, बढ़िया से काम धंधा करता था और पूरी ईमानदारी से करता था। आठवां है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो उसका एक साला था जिसने लाया था, तो लेखक का साला। आंसर क्या हो जाएगा? लेखक का साला। ठीक है, तो यहाँ पे घ हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। चलिए, बहादुर को कौन लाया था? लेखक का साला। अगला है नौमा, लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था। क्या नाम था? किशोर। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक कैसी कहानी है? एक सामाजिक कहानी है। ठीक है। चलिए अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं 7वें नंबर चैप्टर में, परंपरा का मूल्यांकन। नाम क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। कमेंट करके बताएंगे परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताएंगे तो आगे बढ़ेंगे। रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये कौन सी विद्या है? ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो याद कर लीजिए 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। 10 अक्टूबर 1912 को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह किनकी विशेष भूमिका होती है? ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो किनकी विशेष भूमिका होती है? बताइए जल्दी। किसका होता है? धर्म की। किसकी होती है? धर्म की। ठीक है। क्या 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा के पूर्ण लाभ किस व्यवस्था में संभव है? तो ये किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। साहित्य का जो पूर्ण लाभ है वो किस व्यवस्था में मिल सकता है? किसमें मिलेगा? समाजवादी व्यवस्था में। ओके, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। छठा पे पढ़ते हैं, सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को किस तरह के संग्राम के संज्ञा देते हैं? तो ये कैसी संज्ञा देते हैं उसे? चलिए जल्दी बताइए। महान राष्ट्रीय संग्राम की। ठीक है। चलिए ये हो गया आपका ये जो है परंपरा का मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में, 8वें नंबर चैप्टर में। चलिए तो 8वां चैप्टर है हमारे पास, जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? जल्दी कमेंट करके बताएंगे। साक्षात्कार है। कैसा है? साक्षात्कार है। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे बढ़े आगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्त, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ जो है वो बिरजू महाराज के संवाद किस संवाद से लिया गया है? मतलब जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ में बिरजू महाराज के साथ संवाद किसने किया है? सॉरी, संवाद किसने किया है? तो ये रसीम वाजपेयी है। कौन है? रसीम वाजपेयी। क्या नाम हो जाएगा इनका? रसीम वाजपेयी। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, रसीम वाजपेयी किस पत्रिका के संपादिका है? तो रसीम वाजपेयी किस पत्रिका की संपादिका है? जल्दी बताइए। नटरंग। क्या नाम है? नटरंग। ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो किस शैली से है? जल्दी बताइए। कथक से। किससे है? कथक से। ठीक है। 5वां नंबर, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए। 4 फरवरी 1938 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को। आंसर क्या हो जाएगा? 4 फरवरी 1938। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने उपस्थित है। प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो कौन थे? ये चाचा थे। कौन थे? चाचा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? चाचा। ठीक है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है? म्यूजिक कहाँ है? डांस म्यूजिक कहाँ है? तो जल्दी बताइए कहाँ है? ये कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। चलिए 8वां नंबर, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड कब मिला था? यानी कि
हाँ, कब मिले हुआ था, ये कौन से साल ये पूछ रहा है। तो चलिए जल्दी बताइए कौन से साल में मिला था, 1900, हाँ 65 में। कब मिला था, 1965। उत्तर हो जाएगा क। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज को शिष्यवत का धागा किसने बांधा था, उनके पिता ने। कौन बांधा था, उनके पिता ने बांधा था। ठीक है। चलिए, और बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, लखनऊ घराने से। किस घराने से, लखनऊ घराने से। ओके। चलिए अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। चलिए अगला चैप्टर हमारे पास है अभिनव। 9वां नंबर चैप्टर क्या है, अमित जी अभिनव। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। पहला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था, 16 जनवरी कितने में, ईयर क्या था, 1941। 16 जनवरी 1941 को किसका जन्म हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, इनमें कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है। अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी नहीं है, तो कविता के नए प्रतिमान जो है ये अशोक वाजपेयी के नहीं है। बाकी तत्पुरुष, फिलहाल, कविता का गाना, ये सब अशोक वाजपेयी के लिखे हुए हैं। ठीक है। तीसरा नंबर, अभिनव क्या है। अभिनव क्या है, तो ये फ्रांस में, मतलब दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। क्या है, ईसाइयों का मठ है, जिसको बोला जाता है अभिनव। क्या बोला गया, क्या नाम है उसका, अभिनव। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। ये चैप्टर में बात किसकी हो रही है, अशोक वाजपेयी, तो यही हो जाएंगे। चलिए 5वां नंबर, लेखक श्री अशोक वाजपेयी अभिनव किस सिलसिले में गए थे, तो वो घूमने के लिए गए, सॉरी घूमने के लिए नहीं गए थे, ये रंग समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है, जहाँ पे बैठ करके उन्होंने बहुत दिन तक कविता भी लिखा था। और रोन नदी कहाँ है, तो ये कहाँ पे है, फ्रांस में है। कहाँ पे है, फ्रांस में। चैप्टर में फ्रांस की बात हो रही है, तो रोन नदी कहाँ होगी, फ्रांस में होगी। उत्तर हो जाएगा ख। चलिए 7वां नंबर, बिलंतवल। बिलंतवल क्या है, तो बिलंतवल ये जो है फ्रांस का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बिलंतवल। ठीक है। चलिए पूछ रहा है, ला शत्रुंज में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिन रहे, तो वो रहे थे 19 दिन। कितने दिन रहे थे, 19 दिन रहे थे। ठीक है, 19 दिनों तक। उत्तर हो जाएगा खा। ठीक है। ला शत्रुंज क्या था, तो ये एक ईसाई मठ था। क्या था, ईसाई मठ। ला शत्रुंज क्या था, ईसाई मठ। ओके। नंबर क्वेश्चन हो गया। 10वें नंबर में आता है पिकासो क्या है, तो पिकासो एक कवि है, चित्रकार है, नाटककार है। क्या है, पिकासो एक चित्रकार है। बढ़िया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं। वो पाते हैं कि दोनों भरे रहते हैं। क्या रहते हैं, दोनों भरे रहते हैं। आप कविता भी कितना लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और नदी जो देखिए हमेशा चलती रहती है। ओके। अगले चैप्टर में प्रवेश करते हैं दोस्तों। इसके बाद के चैप्टर के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।